हाय फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रीडम में। आज हम भारतीय मध्यकालीन इतिहास की श्रृंखला में मुग़ल वंश के अकबर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको हुमायूं के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख सकते हैं। हम आज अकबर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है, जबकि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मुग़ल काल को स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है। तो आज हम अकबर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। अकबर जो था, इसके पिता का नाम हुमायूं था, जबकि माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। माता जो थी, अकबर की माता हमीदा बानो बेगम हुमायूं के भाई हिंदाल की आध्यात्मिक गुरु मीर अली बाबा की पुत्री थी। मतलब हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम हिंदाल जो हुमायूं का भाई था, इसके गुरु मीर अली बाबा की पुत्री थी। तो अकबर का जन्म जो हुआ था 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में हुआ था। अकबर का जो बचपन था, इसके चाचा कामरान और अस्करी के यहाँ बीता था। तो अकबर को हुमायूं इसकी दाई महामनगा के संरक्षण में कामरान के यहाँ भेज देता है। वहाँ पर अकबर का लालन पालन होता है। धीरे धीरे हुमायूं क्या करता है कि सरहिंद और मच्छीवाड़ा के युद्ध में 1556 में सरहिंद और मच्छीवाड़ा के युद्ध में सूरी वंश के शासक सिकंदर सूर्य को पराजित करता है। भारत में पुनः मुगल सत्ता स्थापित करता है और दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। तो 1555-56 में सरहिंद के युद्ध में सिकंदर सूर्य को पराजित कर भारत में पुनः मुगल सत्ता स्थापित करता है। उसी समय अकबर को बैरम खां के संरक्षण में हुमायूं लाहौर का सूबेदार नियुक्त करता है। लाहौर का सूबेदार बैरम खां के संरक्षण में नियुक्त करता है अकबर को। इधर क्या होता है कि 1556 में हुमायूं शेरे मंडल नाम के पुस्तकालय की सीढ़ियों से लुढ़क कर गिर जाने से उसकी मृत्यु हो जाती है। दिल्ली में शेरे मंडल नाम का पुस्तकालय होता है, उस पुस्तकालय की सीढ़ियों से लुढ़कने से उसकी मृत्यु हो जाती है हुमायूं। ये बात छुपाए रखने के लिए दिल्ली का एक मुल्ला बेकसी नाम का व्यक्ति होता है, जिसका चेहरा हुमायूं से हूबहू मिलता था। उसे राजसी कपड़े पहनाकर जनता के समक्ष दिखाया जाता है, जिससे जनता में असंतोष ना फैले। तो क्या होता है, इधर क्या होता है कि ये बात पता लगती है सूरी वंश के शासक आदिल शाह को। सूरी वंश का शासक आदिल शाह जो होता है वो बिहार का शासक होता है। इसका सेनापति हेमू होता है। तो वह अपनी विशाल सेना लेकर के दिल्ली की तरफ चलता है, जिसमें आगरा का सूबेदार होता है जिसका नाम इस्कंदर खां होता है। वो हेमू से बिना युद्ध लड़े क्या होता है, दिल्ली भाग जाता है। दिल्ली का सूबेदार होता है तर्दी बेग खां। तो तर्दी बेग खां हेमू से युद्ध लड़ता है, लेकिन बाद में पराजित होता है। वो युद्ध छोड़कर भाग जाता है लाहौर की तरफ, पंजाब की तरफ भाग जाता है। इधर बैरम खां को ये बात पता लगती है। तो बैरम खां 14 फरवरी 1526 में पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर अकबर का राज्याभिषेक कर देता है। कलानौर नामक स्थान पर तो हेमू जो था वो दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। हेमू की जो उपाधि थी वो विक्रमादित्य की उपाधि थी। हेमू को उपाधि सूरी वंश के शासक आदिल शाह देते हैं। आदिल शाह का सेनापति होता है हेमू के बारे में बताया जाता है रेवाड़ी का एक बनिया होता है। प्रारंभ में यह बाजार का अध्यक्ष होता है, बाद में यह हथियारों का बिजनेस करने लगता है। धीरे धीरे शेरशाह सूरी की सेना में भर्ती हो जाता है और शेरशाह सूरी की सेना के बाद में अपने उच्च पद पर पहुंच जाता है। बाद में शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी आदिल शाह का सेनापति बनता है, जिससे आदिल शाह हेमू को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए बोलते हैं हुमायूं की मृत्यु के बाद। तो वो दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। हेमू अंतिम हिंदू शासक था जिसने दिल्ली पर अधिकार किया था। दूसरी बात, वह अंतिम शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। हेमू ने अपने जीवन में 24 लड़ाइयाँ लड़ी थीं, जिनमें 22 लड़ाइयाँ जीती थीं। बताया जाता था हेमू ने 24 लड़ाइयाँ लड़ी थीं और 22 लड़ाइयाँ
जीती थी। तो हेमू का दिल्ली पर अधिकार हो जाता है। इधर बैरम खां संरक्षण में, अपने संरक्षण में अकबर का राज्याभिषेक कलानौर में कर देता है, कलानौर में कर देता है। इधर क्या होता है कि बैरम खां और अकबर दोनों दिल्ली की तरफ युद्ध लड़ने के लिए हेमू की तरफ बढ़ते हैं। हेमू को ये बात पता लगती है तो पानीपत के मैदान में 1556 में पानीपत के मैदान में पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। जब द्वितीय युद्ध होता है, इस युद्ध में हेमू की आंख में तीर लग जाता है, जिससे वह हाथी से नीचे गिर जाता है। जिस वजह से हेमू की सेना में भगदड़ मच जाती है। और हेमू की सेना में जब भगदड़ मच जाती है तो क्या होता है, हेमू की पराजित होता है, जिसे बाद में बैरम खां हेमू को मार देता है और भारत में पूर्ण रूप से मुग़ल सत्ता स्थापित हो जाती है। जब पूर्ण रूप से मुग़ल सत्ता स्थापित हो जाती है तो दिल्ली की गद्दी पर अकबर बैठता है। देखिएगा, अकबर जो था वो कुछ नहीं था। अगर हम बात करें, अकबर को शासक बनाने वाला बैरम खां था। बैरम खां बहुत ही ईमानदार, स्वामी भक्त, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति था, जिसने अकबर को बहुत ही बुलंदियों पर पहुंचाया था। 1556 से 1560 के शासनकाल को बैरम खां का काल कहा जाता है, अकबर के शासनकाल को। ठीक है, तो हम आगे जानेंगे। तो 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में बैरम खां हेमू को पराजित करता है और उसे मार देता है। अकबर को दिल्ली की गद्दी पर बिठाता है। जब अकबर दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है तो 1556 से 1560 के शासनकाल को बैरम खां का काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बात ये होती, इस काल में अकबर ने, मतलब बैरम खां ने बहुत से युद्ध लड़े थे और अकबर को जैसा वो बोलता था अकबर वैसा ही करने लगते थे। तो बैरम खां का काल 1556 से 1560 तक का कहा जाता है। अकबर ने बैरम खां को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था अकबर ने बैरम खां को। तो क्या होता है, बैरम खां की स्थिति जब ताकत बढ़ रही होती है तो अकबर के जो सगे संबंधी होते हैं अकबर का कान भरने लगते हैं, मतलब बैरम खां के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगते हैं। तो बाद में क्या होता है, बैरम खां से अकबर उनसे ये शक्तियाँ छीनना चाहता है। तो बैरम खां इसके खिलाफ होकर के विद्रोह कर देता है। विद्रोह में बैरम खां पकड़ा जाता है। तो बैरम खां जब पकड़ा जाता है तो अकबर बैरम खां को 3 प्रस्ताव देता है, 3 शर्तें देता है, जिसमें पहली शर्त होती है चंदेरी तथा कालपी जिलों की सूबेदारी। जिलों की सूबेदारी। दूसरी शर्त होती है बादशाह का सलाहकार, मतलब शासक का यानी अकबर का विश्वास पात्र सलाहकार। ठीक है। अगली शर्त होती है मक्का की यात्रा। अगली शर्त जो होती है वो मक्का की यात्रा। तो बैरम खां जो था वो मक्का की यात्रा करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है, शर्त स्वीकार कर लेता है और मक्का में ही अपना जीवन व्यतीत करने की बात कहता है। मतलब मक्का की यात्रा को स्वीकार करता है और मक्का में ही अपना जीवन व्यतीत करने का यही बात कहता है और मक्का के लिए रवाना हो जाता है। जब मक्का के लिए रवाना हो जाता है, मतलब चल देता है, तो गुजरात के पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नाम का व्यक्ति जो होता है वो बैरम खां की हत्या कर देता है। मुबारक खां नाम का व्यक्ति जो होता है वो बैरम खां की हत्या कर देता है। जब बैरम खां की हत्या कर देता है और उसके शिविर को लूट लेता है तो बैरम खां की जो विधवा पत्नी होती है जिसका नाम सलीमा सुल्तान होता है, वह बैरम खां उसे बुला लेता है राजधानी दिल्ली पर और उससे विवाह कर लेता है और बैरम खां के पुत्र अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि देता है। मतलब बैरम खां को अकबर खान बाबा के नाम से कहा करते थे। बैरम खां जो था बहुत ही विश्वास पात्र स्वामी भक्त था। बैरम खां सिया समुदाय से संबंधित था। इस वजह से और
वह ज़्यादातर पदों पर शिया लोगों को नियुक्ति दे रहा था। इस वजह से अकबर के जो सगे संबंधी थे वो सुन्नी मत के थे, सुन्नी संप्रदाय के थे। इस वजह से अकबर के जो सगे संबंधी थे वो बैरम खां के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगते हैं और बैरम खां के खिलाफ हो जाते हैं, जिस वजह से ये सब घटना होती है। तो अकबर बैरम खां के पुत्र अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि देता है, जबकि बैरम खां को अकबर खान बाबा के नाम से कहा करता था। ठीक है, जब बैरम खां का शासनकाल समाप्त हो जाता है, मतलब 1556 से 1560 का जो अकबर का शासनकाल होता है उसे बैरम खां का काल कहा जाता है, ये समाप्त हो जाता है। तो 1560 से 62 के काल को पेटीकोट शासन के नाम से जाना जाता है। अकबर के शासनकाल को 1560 से 1562 के काल को पेटीकोट, मतलब इस समय अकबर के काल में महिलाओं का बहुत ही ज़्यादा हस्तक्षेप बढ़ गया था। जो हरम दल, जैसे महिलाओं के दल को हरम दल कहा जाता है, महिलाओं का हस्तक्षेप बढ़ गया था, तो इस काल को महिलाओं का शासन कहा जाता है, जिसे पेटीकोट शासन की संज्ञा दी गई है। पेटीकोट शासन की संज्ञा दी है। इस समय हरम दल का वर्चस्व बढ़ जाता है। 1562 में अकबर को हरम दल से मुक्ति मिल जाती। 1562 में ही हरम दल से अकबर को मुक्ति मिल जाती। 1562 में अकबर आमेर के शासक राजा भारमल की पुत्री हरखा बाई से विवाह करता है। आमेर के शासक राजा भारमल की पुत्री हरखा बाई से विवाह करता है। आमेर के राजपूत शासक भारमल थे, यह अकबर की स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार करते हैं। अपनी पुत्री हरखा बाई का विवाह अकबर के साथ करते हैं, जिसे वर्तमान में हम जोधाबाई के नाम से जानते हैं। वर्तमान में जिसे हम जोधाबाई के नाम से जानते हैं, जिनका मूल नाम हरखा बाई था, जिसे बाद में अकबर मरियम ए मकानी की उपाधि देता है। इसके बाद में अकबर क्या करता है, 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करता है। 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करता है और दास प्रथा को बंद करता है, मतलब दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाता है। 1564 में जजिया कर समाप्त करता है तथा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाता है। हिंदुओं पर लगने वाले धार्मिक कर जजिया कर को समाप्त करता है 1564 में, और सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाता है। मतलब पहले हिंदू धर्म में एक बहुत ही बड़ी भावना थी कि अगर किसी महिला का पति मर जाता था, पति की मृत्यु हो जाती थी, तो वह महिला अपने पति की साथ आग में बैठकर स्वयं को सती हो जाती थी। तो ये सती प्रथा पर अकबर जो था प्रतिबंध लगाता है। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना करता है। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना करता है और उसी को अपनी राजधानी बनाता है। 1575 में इबादत खाना की स्थापना करता है। सभी धर्मों के पूजा स्थल बनाता है, जिसे इबादत खाना कहा गया। इबादत खाना की स्थापना करता है, सभी धर्मों के पूजा स्थल बनवाता है। ठीक है। 1579 में अकबर मजहर की स्थापना करता है। 1582 में दीन इलाही धर्म की स्थापना करता है। दीन इलाही जो धर्म था, ये सभी धर्मों के प्रवेश का द्वार था। अकबर ने एक ऐसा धर्म बनाया था इस धर्म में सभी धर्म के लोग शामिल हो सकते थे, मतलब इस धर्म को सभी धर्म के लोग ग्रहण कर सकते थे। इस धर्म को दीक्षित कराने वाला व्यक्ति अबुल फजल को नियुक्त किया गया था। अकबर ने अबुल फजल को इस धर्म का हेड नियुक्त किया था। इस दीन इलाही धर्म को ग्रहण करने वाला व्यक्ति बीरबल था, जो पहला और अंतिम हिंदू था। ठीक है। तो 1583 में दीन इलाही संवत की शुरुआत होती है, अकबर करता है। आगे हम अकबर की अन्य कार्यों की बात करते हैं। अकबर के दरबार में नवरत्न निवास करते थे, मतलब 9 प्रसिद्ध विद्वान निवास करते थे, जिसे अकबर ने नवरत्न की संज्ञा दी थी। तो अकबर के दरबार में नवरत्न निवास करते थे। देखते हैं कौन कौन है। अबुल फजल पहले थे। अबुल फजल प्रसिद्ध विद्वान थे। इन्हें अरबी, फारसी, उर्दू, संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान थे। अरबी, फारसी, उर्दू के विद्वान थे। इन्हें अकबर ने दीन ए इलाही धर्म का पुरोहित नियुक्त किया था। अकबर ने इन्हें दीन ए इलाही धर्म का पुरोहित नियुक्त किया था। और ये आईने अकबरी नामक पुस्तक के लेखक थे। आईने अकबरी, जिसका पाठ अकबरनामा भी है, इस पुस्तक के लेखक थे अबुल फजल।
ठीक है। अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला नामक व्यक्ति कर देता है, वो बाद में, ठीक है। इसके बाद अगला नाम आता है अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना प्रसिद्ध विद्वान थे और इस अकबर के पुत्र सलीम के शिक्षक थे। अकबर के पुत्र सलीम के शिक्षक थे, ठीक है। टोडरमल जो थे दीवान थे, अकबर के राज दीवान थे, मुख्य दीवान थे और राजस्व प्रणाली के प्रमुख थे। मतलब जो कर वगैरह होता था, कर वसूला जाता था, उसके प्रमुख थे, राजस्व मुखिया थे और दीवान थे, ठीक है। मुल्ला दो प्याजा, ये अरबी विद्वान था और वाक्पटुता के लिए प्रसिद्ध है। मतलब अपनी बुद्धिमत्ता और वाक्पटुता, बात डिबेट करने के लिए ये फेमस था। मुल्ला दो प्याजा ये व्यक्ति, ये अरबी का विद्वान था, मतलब अरबी का निवासी था, अरब का रहने वाला था। यह अरबी और फारसी का विद्वान था और वाक्पटुता के लिए प्रसिद्ध था। फैजी, ये अबुल फजल के बड़े भाई थे। फैजी अरबी और फारसी के विद्वान थे और अकबर के दरबारी कवि थे। अरबी और फारसी के विद्वान थे, अकबर के दरबारी कवि थे। इसके बाद हम बात करते हैं तानसेन। इनका वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। तानसेन जो था इनका वास्तविक नाम रामतनु पांडे था और ये अकबर के दरबारी संगीतज्ञ थे। अकबर के दरबारी संगीतज्ञ थे। तो इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं मियाँ के मल्हार, मियाँ की टोली नाम की इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। देख कौन कौन सी हैं? मियाँ का मल्हार, मियाँ की टोली, तानसेन की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तानसेन जो थे इनका वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। ये पहले ग्वालियर के मूल निवासी थे। इनके गुरु का नाम मोहम्मद गौस था। जो सूफी संत थे मोहम्मद गौस, उनके ये शिष्य थे तानसेन। इनका वास्तविक नाम तनु पांडे था और अकबर के दरबारी संगीतज्ञ थे। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं मियाँ का मल्हार और मियाँ की टोली, ये कुछ एग्जाम में पूछा गया है। इसका हकीम हुकाम, ये राजकीय वैद्य था। अकबर के दरबार में राजकीय वैद्य था। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। ये कालपी के रहने वाले थे, ब्राह्मण थे, कालपी के रहने वाले थे और बुद्धमता के लिए प्रसिद्ध थे। अपनी चालाकी के लिए ये प्रसिद्ध थे, चालाकी के लिए। राजा मानसिंह ये राजपूत सेना नायक था। राजपूत शासक भारमल का पौत्र था। मतलब राजपूत शासक राजा भारमल के पुत्र भगवान दास का पुत्र राजपूत सेना नायक राजा मानसिंह थे। मतलब जो अकबर की पत्नी हरखाबाई के भतीजे थे। तो ये जो थे अकबर के दरबार में नवरत्न निवास करते थे। अकबर के समय में अन्य दरबारी विद्वान निवास करते थे, जिनमें प्रसिद्ध जैन विद्वान हरविजय सूरी थे। प्रसिद्ध जैन विद्वान हरविजय सूरी थे। इसके अलावा इसके दरबार में अब्दुल कादिर बदायूनी नाम का विद्वान निवास करता था, जिसने रामायण को फारसी में अनुवाद रजमनामा से किया। रामायण का फारसी में अनुवाद रजमनामा से किया है तथा अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद इब्राहिम सरहिंदी ने किया था। अकबर जो था वो संगीत का प्रेमी था। मतलब संगीत का प्रेमी था, इसीलिए इसके दरबार में तानसेन नाम के प्रसिद्ध संगीतज्ञ निवास करते थे। तो संगीत का प्रेमी था और स्वयं नक्कारा वादक था। ये नक्कारा को बजाया करता था। ठीक, इसके समय प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली दसवंत और बसावन निवास करते थे। इसके समय में चित्रकला का काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ था। तो इसके समय में मीर सैयद अली दसवंत और बसावन नाम के प्रसिद्ध चित्रकार निवास करते थे। अब हम अकबर के निर्माण कार्यों की बात करते हैं। अकबर ने कौन कौन से भवन का निर्माण किया, इमारतों का निर्माण कराया, जिनमें अकबर ने आगरा का जो लाल किला था उसका निर्माण कराया, इलाहाबाद का किला और लाहौर के किले का निर्माण कराया। अकबर ने आगरा के किले का निर्माण कराया, इलाहाबाद के किले का निर्माण कराया और लाहौर के किले का निर्माण कराया था अकबर ने। ठीक है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में 76 फुट ऊंचा बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। जो 76 फीट ऊंचा है, बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। फतेहपुर सीकरी में ही पंचमहल का निर्माण कराया था तथा आगरा में मरियम की कोठी का निर्माण कराया था। फतेहपुर सीकरी में
फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा बनवाया था। शेख सलीम जो प्रसिद्ध सूफी संत थे जिनका नाम शेख सलीम चिश्ती था, उनका मकबरे का निर्माण कराया था। इसके अलावा इसने इस्लाम खां का मकबरा का निर्माण कराया था। इसके अलावा इसने इस्लाम खां के मकबरे का निर्माण कराया था। आगरा के किले के अंदर इसने अकबरी महल और जहांगीरी महल का निर्माण कराया था। आगरे के किला जो था, लाल किला जो था है, उसके अंदर अकबरी महल और जहांगीरी महल का निर्माण कराया था। अकबर का मकबरा सिकंदरा में बना हुआ है। अकबर की मृत्यु 1605 में हो जाती है, तो अकबर का मकबरा जो था वो सिकंदरा में, आगरा में बना हुआ है। ठीक है। अकबर की हम विजय अभियानों की बात करते हैं। अकबर ने 1561 में मेड़ता पर विजय प्राप्त की, गोंडवाना पर 1564 में विजय प्राप्त की, मेवाड़ पर 1568 में विजय प्राप्त कर लेता है। लेकिन ये विजय ज़्यादा समय तक नहीं चल पाती, मतलब मेवाड़ पर अधिकार कर लेता है। तो मेवाड़ की जो शासक, राजपूत शासक राणा प्रताप होते हैं, जिन्हें हम वर्तमान में महाराणा प्रताप के नाम से जानते हैं। तो क्या होता है कि महाराणा प्रताप युद्ध में हार कर पास की पहाड़ियों में जाकर रहने लगते हैं और अपना शासन जयमल और जत्ता नाम के 2 व्यक्तियों को सौंप जाते हैं। 1572 में महाराणा प्रताप मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लेते हैं। जब पुनः अधिकार कर लेते हैं तो अकबर पुनः 1576 में राजा मान सिंह और आसफ खां की अगुवाई में सेना भेजकर हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप यानी महाराणा प्रताप को पराजित करता है और मेवाड़ पर अधिकार कर लेता है। तो ये 1576 का हल्दी घाटी का युद्ध बहुत ज़्यादा फेमस है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, तो हम बताएंगे 1576 में हुआ। यह महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में अकबर की तरफ सेनापति राजा मान सिंह थे और महाराणा प्रताप की तरफ सेनापति मीर हाकिम थे। मीर हाकिम महाराणा प्रताप के सेनापति थे, जबकि अकबर के सेनापति राजा मान सिंह थे। ठीक है। रणथंभौर 1559 में विजय प्राप्त 1569 में विजय प्राप्त करता है। 1569 में कालिंजर पर, जोधपुर और बीकानेर 1570 में, गुजरात विजय 1572-73। ये जो गुजरात विजय काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस विजय के बाद, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करता है फतेहपुर सीकरी में। बंगाल विजय अभियान चलता है 1574 से 76 तक, बंगाल बिहार विजय अभियान। काबुल विजय अभियान 1581, कश्मीर 1585 और सिंध 1591। इसके अलावा उड़ीसा 1592, 1595 में बलूचिस्तान और कंधार जीतता है 1595। अकबर की जो दक्षिण विजय थी वो खानदेश थी, अहमदनगर और बीजापुर और गोलकुंडा। अकबर की जो दक्षिण विजय थी खानदेश का जो मुख्य केंद्र था वो बुरहानपुर था, जो दक्षिण का प्रवेश द्वार बुरहानपुर को बोला जाता है। अहमदनगर और बीजापुर और गोलकुंडा, ये दक्षिण भारत की 4 विजय अकबर की थी। अकबर के समय में विद्रोह जो हुए थे वो निम्नलिखित हैं, जिनमें उज्बेक विद्रोह था, ये अब्दुल्ला खान ने किया था। जमा खां का विद्रोह था, ये हुआ था। इसके मिर्जा हकीम का विद्रोह हुआ था। मिर्ज़ा हकीम का, इसका जो सौतेला भाई था अकबर का, ये मिर्ज़ा हकीम, इसने विद्रोह किया था, ये काबुल में विद्रोह किया था। इसके बाद यूसुफ जाहियों का विद्रोह 1585। इस विद्रोह में अकबर का जो विश्वास पात्र नवरत्न बीरबल था वो इस विद्रोह को दबाने जाता है। इसी विद्रोह में, यूसुफ जाहियों के विद्रोह में ही बीरबल की हत्या हो जाती है। इसके बाद शहजादा सलीम का विद्रोह होता है 1599 में। शहजादा सलीम जो अगला शासक जहांगीर बनता है, यह विद्रोह कर देता है 1599 में। अकबर की मृत्यु 1605 में हो गई थी। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में बना हुआ है। अकबर के बाद अगला शासक जहांगीर बनता है, जिसका मूल नाम सलीम होता है, जो नूरुद्दीन मोहम्मद शाह जहांगीर के नाम से अगला शासक बनता है। तो हम अगले वीडियो में जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल स्टडी विद फ्रीडम को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।